डर ज्यादातर कम जानकारी के कारण होता है। ये बात सटीक बैठती है वक्फ को लेकर। वक्फ चर्चा में है क्योंकि भारत सरकार एक बिल ला रही है जिससे करीब 40 संशोधन 40 अमेंडमेंट होंगे उस कानून में जो वक्फ का स्ट्रक्चर तय करता है, उसको पावर देता है। मैंने दो बातें कही, नुकसान और डर। डर इस बात का कि वक्फ अगर चला गया तो क्या होगा, क्या वक्फ वैसे ही जाने वाला है। पहली बात है कि वक्फ होता क्या है, क्या क्या इसके पास ताकतें हैं। नुकसान की बात इस वजह से क्योंकि कितने सारे जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद पावर्स व्हिच वर गिवन टू वक्फ बोर्ड एज पर द एक्ट 1995। 1995 पहला कानून नहीं था वक्फ के लिए, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों के जमाने में भी कानून था जो 1913 का कानून था। 23 में संशोधन हुआ, फिर 54 का कानून था, 54 का कानून था, जिसके तहत 1964 में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी बनी। जब मैं वक्फ बोर्ड कहता हूं तो कई बार लोगों को लगता है कि ठीक है, एक कोई बोर्ड है पूरे इंडिया का। ऐसा नहीं है। दुनिया मतलब इंडिया में करीब 30 वक्फ बोर्ड हैं, राइट। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल एक काउंसिल है जो इन सब के ऊपर है, सेंटर के लेवल पर है। तो हम दुनिया की बात करेंगे क्योंकि हमें कंपेयर करना होगा कि सऊदी में क्या चल रहा है, ओमान में क्या चल रहा है, मलेशिया में क्या चल रहा है वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर, कैसे हमारा कानून उससे थोड़ा सा अलग है और क्या सुधार की जरूरत है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इसका बिल्कुल हिस्ट्री से लेकर चलेंगे टॉपिक को और अभी तक लेकर आ जाएंगे, फ्यूचर में क्या होना चाहिए वो भी सब कुछ कवर हो जाए। जरा कुछ फैक्ट देख लीजिए। 8,54,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज कहलाई जाती हैं। इसका आंकड़ा कहीं पर मेंशन नहीं था कि लगभग कितनी कीमत होगी। कई लोगों का कहना है कि 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा कीमत हो सकती है वक्फ प्रॉपर्टीज की। अब इतनी बड़ी कीमत की प्रॉपर्टीज को मैनेज कैसे किया जाता है, कैसे पता लगता है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर्टी के साइज की बात करें और प्लस अमाउंट को भी जोड़ लें तो ऐसा लगता है कि तीसरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होल्डर अगर हमारे देश में कोई है तो फिर ये वक्फ बोर्ड ही हैं, क्योंकि सबसे पहले डिफेंस, देन रेलवेज एंड थर्ड वक्फ बोर्ड। अब ये वक्फ है क्या? इस्लामिक कानून के हिसाब से यदि आप अपनी संपत्ति देना चाहते हो सामाजिक कार्यों के लिए तो आप तो हुए वाकिफ, और आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसको हम कह देते हैं वक्फ। तो यानी कि वाकिफ ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं मेरे रहते हुए या मेरे जाने के बाद इस संपत्ति को देना चाहता हूं रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए। मैंने दोनों बातें कही, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, क्योंकि जब मैं वक्फ प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो अमूमन आप में से काफी लोगों के दिमाग में क्या आएगा? कब्रगाह आएगा, मस्जिद आएगी, मदरसा आएगा। क्या इसके अलावा भी वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए। अच्छा, क्या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बन सकता है क्या? बताइए, जरा सोचिए, कमेंट में बताइए, क्योंकि मतलब इस वीडियो में आगे डिस्कशन में वो वाली बात को भी हमने पिरोया हुआ है, वो बात भी आएगी। क्या पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर हो सकता है? क्या वो भी वक्फ का जो इस्लामिक कानून कहता है, क्या उसके तहत वो भी एक सामाजिक कार्य के अधीन है? ये खुले कैसे हुए हैं, राइट? जरा जानेंगे इस मुद्दे पर भी। जरा ओरिजिन पे आ जाते हैं। तो देखिए, कुरान में अलग से वक्फ के बारे में ना बताकर, लेकिन अगर कुरान में चैप्टर 3 पर जाएं, सूरा 3 अल इमरान, तो वर्स 92, मतलब चैप्टर 3 वर्स 92, तो ये बात लिखी है। तो इससे इंटरप्रेट होता है कि यस, वक्फ के बारे में आपको रिविलेशन तो मिला है, मतलब अल्लाह चाहते हैं कि भाई आप ऐसा करो। देखिए क्या लिखा है, यू विल नेवर अचीव राइचियसनेस, यानी कि आप अच्छाई की राह पर चलना चाहते हो तब तक नहीं चल पाएंगे जब तक आप डोनेट करें सम ऑफ व्हाट यू चेरिश, जो भी आपके पास है उसमें से कुछ जो है डोनेट कर दो। एंड वॉट एवर यू गिव इज सर्टेनली वेल नोन टू अल्लाह, और जो भी आप दे रहे हो वो ईश्वर को पता है, अल्लाह को पता है। तो पॉलिटिकल साइंस के टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं वो कोट करते हैं सोशल जस्टिस की प्रायोरिटी को, यानी कि समाज में अगर एक के पास बहुत कुछ है और बाकियों के पास कुछ नहीं तो इससे समाज का नुकसान ही है। मतलब मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूं, एक जस्टिस पर फेमस स्कॉलर है मिस्टर रॉल्स, उनका कहना था कि समाज एक चेन की तरह है जिसमें वीकेस्ट लिंक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक। और ज्यादातर धर्म इस बात को
इन तरीकों से बताना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि भाई अगर वीकेस्ट लिंक को मजबूत करने के लिए आप अपनी संपत्ति का एक भाग दोगे तो अल्टीमेटली समाजनुमा जो हमारी चेन है वो मजबूत होगी, तो आपको भी फायदा होगा ही होगा। क्योंकि अगर कमजोर बहुत कमजोर हो गए तो भाई साहब इनस्टेबिलिटी आ जाएगी सोसाइटी में, है कि नहीं, क्राइसिस आ जाएगा सोसाइटी में, बुराइयां बढ़ जाएंगी। तो एक प्रायोरिटी यहां पर रखी गई। अच्छा, ये तो मैंने बताया कि ठीक है कुरान में जो वर्स मेंशन है चैप्टर 392 वर्स, लेकिन एक किस्सा भी इससे कनेक्टेड है। कहा जाता है कि एक ज्यूइश मैन थे, मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, जी हाँ ये रहे, मुखारिक नाम था इनका। और आज के टाइम पर देखिए हम अरब वर्सेस ज्यू एक कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, लेकिन जो वक्फ की शुरुआत है वो इस किस्से से बताई जाती है कि एक ज्यू मैन थे मुखारिक, इनके करीब 7 बागान थे जिसमें ये करीब 600 के आसपास खजूर के पेड़ थे। तो पैगंबर मोहम्मद से मिले और उन्होंने कहा कि भाई मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूं कि मेरे खजूर के जो बागान हैं ये आप यूज करें धार्मिक कार्यों के लिए। तो पैगंबर मोहम्मद ने कहा ठीक है। उसके बाद यही बागान काम आए मदीना के गरीब लोगों की सहायता के लिए। तो यहां से वक्फ की शुरुआत हुई, क्योंकि ये जो मुखारिक है जिस टाइम इन्होंने विल बनाई तो उसके 4 साल बाद ये एक्सपायर हो गए। कहा जाता है ना 4th ईयर ऑफ हिज्र कैलेंडर। और हिज्र कैलेंडर का भी सूत्र क्या है कि मक्का से मदीना की जो यात्रा थी पैगंबर मोहम्मद की, उसके बाद से हम काउंट करते हैं कि ये 1 हिज्र है, 2 हिज्र है, 3 हिज्र है, 4 हिज्र, यानी कि 4था साल। तो अभी आप देखते हैं ना कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 1400 हिज्र। तो हिज्र मीन्स काउंटिंग ईयर फ्रॉम दिस जर्नी फ्रॉम मक्का टू मदीना बाय पैगंबर मोहम्मद। तो यहां से इसकी शुरुआत हुई जब यहां पर मदीना के गरीब लोगों के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। फिर दूसरा एक किस्सा आता है, ये उमर बिन अल खत्ताब, ये बाद में कैलिफ भी हुए। तो इनको जमीन मिली यहां पर, ये खैबर, ये आज का सऊदी अरब है, इसके खैबर में, क्योंकि एक खैबर पख्तूनख्वा आपका पाकिस्तान वाले रीजन में, मैं इस खैबर की बात कर रहा हूं जो सऊदी अरब के इस वाले पार्ट में है। तो यहां पर जमीन मिली, तो ये पैगंबर मोहम्मद के पास पहुंचे कि मुझे एडवाइस दीजिए इसका कैसे इस्तेमाल होना चाहिए। तो उन्होंने कहा इफ यू लाइक मेक द प्रॉपर्टी इनएलिएनेबल, यानी कि फिर इनएलिएनेबल का मतलब है कि अब इस काम के अलावा और किसी काम में यूज ना हो। गिव प्रॉफिट फ्रॉम इट टू चैरिटी, जो भी इससे प्रॉफिट चैरिटी के लिए दो। शुड नॉट बी सोल्ड, बॉट, गिवन एज गिफ्ट और इनहेरिटेड। मैं इस बात पर थोड़ा सा विशेष जोर दे रहा हूं क्योंकि कई जगह पर आरोप लगते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचा भी जाता है, करप्शन भी है। तो अगर ऐसा बेचा गया और यहां पर करप्शन का इन्वॉल्वमेंट है तो वो तो सीधे सीधे जो पैगंबर मोहम्मद ने कहा था वो तो उसके खिलाफ जाने वाली बात हो गई, राइट। इस वजह से भी यहां पर इशू बनता है। नाउ इस्लामिक लॉ एंड वक्फ, तो वक्फ जब हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब हो गया, तो उसके बाद एक मुतव्विल वहां पर बनाया जाएगा। मुतव्विल इज लाइक एडमिनिस्ट्रेटर, कि भाई आपने अपनी संपत्ति दे दी इस काम के लिए और आप तो चले गए, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट बनाकर गए हो। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि एक ट्रस्टी की तरह एक बंदा रहेगा। मतलब आज के टाइम पर जो वक्फ बोर्ड है उसमें भी मुतव्विल की एक पोजीशन भी होती है, अभी मैं आऊंगा स्ट्रक्चर पे। तो पॉइंट इज कि एक मुतव्विल होगा और वो इंश्योर करेगा कि जो विल में लिखा था कि इस तरीके से संपत्ति का इस्तेमाल होना है रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, वैसे ही हो, तो उसके लिए मुतव्विल होगा। और जो वाकिफ है, यानी कि जो वक्फ के लिए अपनी संपत्ति दे रहा है चैरिटेबल पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, वो एडल्ट होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, फाइनेंशियल जानकारी उसको होना चाहिए, और खुद जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरों से उधार ले रखे हैं उसने और अब जो उसने अपनी संपत्ति वक्फ में दे दी कि चलो भाई मैंने तो रिलीजियस काम कर दिया। ऐसा नहीं होगा, मतलब बैंकरप्सी नहीं होनी चाहिए, दूसरों से उधार लेकर आप धार्मिक कार्यों में अपनी जमीन नहीं दे सकते। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैंने यहां जमीन की बात करी, मुद्दा है कि क्या कैश को भी वक्फ का जो प्रेजेंट जो हमारा लॉ है वो एकोमोडेट करता है एज वक्फ और नॉट। जरा कमेंट में बताइएगा जो जानकार हैं इंडिया के वक्फ लॉज के बारे में, क्योंकि ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है जो भी लास्ट में आने वाला है। टर्की का इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल आएगा, फिर इंडिया में क्या हो सकता है वो भी आएगा, कैश बनाम एसेट्स। क्योंकि जब अभी तक मैंने वक्फ की जो स्टोरी बताई तो उसमें आपने देखा होगा एग्जाम्पल्स में हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, प्रॉपर्टी इन अ मीनिंग मतलब हमने लैंड का इस्तेमाल किया, राइट, एसेट्स का इस्तेमाल किया। कैश का यहां पर अभी जिक्र नहीं आया है, तो आज तक कई इस्लामिक स्कॉलर्स इस पर डिबेट करते हैं, हम भी करेंगे आगे आकर। खैर, चैरिटेबल फैमिली वेलफेयर। नाउ ये देखिए महात्मा गांधी जी, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यानी कि इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल था, तो बताया जाता है कि उस दौरान महात्मा गांधी जी ने कई स्कूल, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशंस को खुलवाने के लिए जो
डोनेशंस ली थी, उसके साथ साथ वहां पर जो जमीनें थी उसमें वक्फ ने भी कंट्रीब्यूट किया था। तो आप कहेंगे क्या सर वक्फ का जो कानून था ब्रिटिश एरा में ये उसके हिसाब से सही था? अरे बिल्कुल सही था, क्योंकि वक्फ में मैंने कहा कि रिलीजियस पर्पस या चैरिटेबल पर्पस, और जब मैं चैरिटेबल पर्पस की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मुस्लिम जो पुअर लोग हैं केवल उन्हीं के लिए इसका इस्तेमाल होगा, यानी कि नॉन मुस्लिम डिसएडवांटेज्ड पुअर के लिए भी वक्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो सकता है, और इसी तरीके से इस्तेमाल यहां पर भी हुआ था, राइट। अब जरा ये देख लीजिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदाकत आश्रम पटना, जो लोग पटना से हैं वो जाकर भी देख सकते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मतलब वक्फ प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे इस पर, भाई वक्फ प्रॉपर्टी क्यों? जो वक्फ बोर्ड के सर्वे के हिसाब से वक्फ की डिक्लेयर कर दी गई है। अब इस डिक्लेयर में भी कुछ दावपेच हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड की बात करते हैं। 1954 में एक अलग से वक्फ एक्ट आता है जो कि कहता है कि अब इसको स्ट्रक्चर किया जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है। अब इस पर एक सवाल यह भी उठा कि भाई हिंदू धर्म और सिख धर्म की जो धार्मिक संपत्तियां हैं, जैसे कि मंदिर हैं या अदर जो यू कैन से रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, क्या उसका भी ऐसा रिकॉर्ड रखने के लिए कोई स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे बॉडी है? आंसर इज नो। हालांकि जो अगर मैं सिख धर्म की बात करूं तो वहां पर है, there's a law for that, but that law is applicable only for gurdwaras, not for other assets connected to, you can say ऐसा कोई धार्मिक कार्य के लिए जो एसेट दिया गया उसके लिए अलग से कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इवन फॉर सिक्स गुरुद्वारा प्रबंधन इज सेपरेट, राइट। तो कहा गया कि देन व्हाई इट वाज मेड फॉर स्पेसिफिकली फॉर इस्लामिक फॉलोअर्स। तो इसमें एक लॉजिक ये दिया गया क्योंकि इस्लाम धर्म में वक्फ जो है एज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस प्री मतलब इंडिपेंडेंस में यूज होता आया है। जैसे कहा गया कि इंडिया में सबसे पहले वक्फ को लाए मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी ने 2 गांव दिए कि भाई अब मैं ही, क्योंकि यहाँ का एक तरीके से हुक्म मेरा ही चलेगा, तो ठीक है इसको मैंने रिलीजियस पर्पस के लिए दे दिया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था उसमें वक्फ का एक स्ट्रक्चरिंग हमने देखा। तो ऐसा लगता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रभाव फिर मुगल्स पे, और मुगल्स का प्रभाव ब्रिटिश टाइम पर, ब्रिटिश टाइम का प्रभाव फिर फाइनली पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड पर। तो एक तरीके से अगर कोई सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, मैं सोशल इंस्टीट्यूशन इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि भाई धार्मिक भावनाओं के हिसाब से अगर वक्फ एक स्ट्रक्चरिंग होनी जरूरी है, मतलब ऐसा माना गया। यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, जब मैं सल्तनत पीरियड की बात कर रहा हूं या उससे पहले की या उसके बाद की मुगल की, तो ऐसा नहीं था कि वहां पर कोई सेंट्रलाइज बोर्ड होना लाजमी है, मतलब जरूरी है, ऐसा नहीं था। क्योंकि वक्फ तो यह कहता है कि भाई आपने एक को जिम्मेदारी दे दी, कह दिया कि भाई मैंने संपत्ति को वक्फ कर दिया, तो यानी कि अब ये रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के लिए हो जाए। तो इस्लाम में कोई ऐसा ये नहीं कहा गया कि वक्फ बोर्ड ही होगा। दैट इज मॉडर्न कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस वक्फ प्रॉपर्टी सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन अ बेटर मैनर। अब यहां पर यही सवाल है कि बेटर मैनर में यूज हो भी रही है या नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये स्ट्रक्चरिंग तो कर दी गई जिससे कि ऐसे में उस प्रॉपर्टी का मिसयूज ना हो और जो धार्मिक भावना है जो एसोसिएटेड विद वक्फ वो भी बनी रहे। तो ये 2 लॉजिक की वजह से स्ट्रक्चरिंग की गई। कहा गया कि ऐसा अन्य धर्मों में कोई स्ट्रक्चर नहीं था इससे पहले के पीरियड में जो ऐसे चलता आ रहा हो, तो इस वजह से ऐसा नहीं किया गया। वैसे आपने एक बात सुनी होगी कि साउथ इंडिया में कई टेम्पल्स हैव इंटरवेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर देयर मैनेजमेंट। तो लेकिन इसको आप वक्फ से इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास जो ताकतें हैं वो ये हैं कि वो डिक्लेयर अगर कर दें कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये कभी वक्फ किया था किसी ने, हमें लग रहा है ये ऐसा है, तो वहां पर उन्होंने अगर बाउंड्री बना दी तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। और अगर आपका उस पर डिस्प्यूट है तो कहां जाओगे? सिविल कोर्ट में जाओगे? नहीं, फिर आप आओगे वक्फ के पास ही, वक्फ ट्राइब्यूनल के पास, और उसका जो फैसला है वो अंतिम फैसला होगा। और वो संपत्ति वक्फ की नहीं है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो भाई साहब ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी आप पर ही है एज पर सेक्शन 40 ऑफ वक्फ एक्ट। तो मुझे बताइए, क्या ऐसी स्ट्रक्चरिंग आप किसी और धर्म या धर्म से जुड़ी संपत्तियों के लिए भारत में देखते हैं क्या? नहीं देखते ना। तो ऐसे में वक्फ का जो स्टेटस है डिस्टिंक्ट है कि नहीं? तो मुझे लग रहा है ये आइडिया तो आपको लग गया होगा। 1954 में एक्ट बना, फिर उसके बाद ये वक्फ काउंसिल बना दी सेंट्रल लेवल पर, कहा कि अलग अलग जो वक्फ हैं बोर्ड, उसके ऊपर ये सेंट्रल काउंसिल होगी। ये जो स्टेट वक्फ बोर्ड है, स्टेट के लेवल पर है, ये कैसे काम करेंगे?
ऐसे में डायरेक्शन किसकी होगी? सेंट्रल वक्फ काउंसिल की होगी। ये फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे, इसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल का दखल होगा। अब मुझे लगता है कि कई लोगों को जैसे ही मैं बोलता हूं वक्फ बोर्ड, तो उनको लगता है कि ये कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट में, और वो इकट्ठे होकर बस उन्होंने वक्फ बोर्ड बना लिया होगा, और वो किसी की सुन नहीं रहे होंगे, बस अपने हिसाब से चल रहे होंगे। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि कई लोगों के दिमाग में डाउट होगा, लेकिन यह बात सही नहीं है। कारण अगर मैंने कहा कि कानून है 1954 का कानून, फिर 1995 का कानून और 1995 का जो कानून है वो किसके बैकड्रॉप में आया था? बाबरी मस्जिद विध्वंस। तो ऐसे में पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी सेंटर में, उन्होंने वक्फ को और ज्यादा मजबूत किया बाय ब्रिंगिंग दिस वक्फ एक्ट, मतलब जो अमेंडमेंट किया 1995। तो ये देखिए, अब जरा कंपोजिशन से थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा। जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें जो भी यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी होगा, मतलब वो एक तरीके से एक्स ऑफिशियो पोजीशन पर आ जाएगा, वही उसका चेयरपर्सन होगा। इसके अलावा 3 एमपीज भी हैं। इसके अलावा देखिए 2 इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं, मुतव्विल भी हैं। मुतव्विल आपको पता है वही एडमिनिस्ट्रेटर इस्लामिक कानून के हिसाब से। तो यानी कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल को आप ये मत मानिएगा केवल कोई इस्लामिक स्कॉलर साथ में मिल गए बस उन्होंने वक्फ काउंसिल चला रही है, नहीं। यहां देखिए मिनिस्टर हैं, 3 एमपीज हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस भी हैं, एमिनेंट स्कॉलर भी हैं 3। तो इनके अलावा ये भी हैं। तो पॉइंट इज कि स्टेट बोर्ड की भी रिप्रेजेंटेशन है बाय देयर चेयरमैन, बट द पॉइंट इज कि हाँ ये ऑर्गेनाइज्ड है बाय द गवर्नमेंट, राइट। अब इनके पास पैसा कैसा आता है? सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पास 2 तरीके से आता है। एक तो इनको जो खुद डोनेशन अगर की गई है तो भाई वो उनके पास आ गई। दूसरा, जो आपके वक्फ बोर्ड्स हैं जैसे स्टेट लेवल पर, तो उनकी जो साल की कमाई होती है उसका 1% उनको सेंट्रल वक्फ काउंसिल को देना पड़ता है। तो ये इनकी कमाई का स्रोत हो गया। फिर आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जरा देख लीजिए। मैंने क्या कहा था कि भाई साहब अगर किसी जमीन को वक्फ बोर्ड ने कहा यार ये तो वक्फ है, ये तो वक्फ हुई थी, हिस्ट्री में ऐसा है, तो अभी इससे जुड़े कुछ किस्से मैं आपको बताऊंगा जो डिस्प्यूट हुए हैं। जैसे तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने पूरे के पूरे गांव को बता दिया तो गांव ही वक्फ का है, ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। गांव वाले कह रहे क्या चल रहा है ये, यहां हम रहते हैं, यहां हमारी खेती है, आपने पूरे गांव को ही वक्फ का बता दिया। वो कह रहे नहीं वक्फ का है। क्यों? वो कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड लेकर आए हैं कि उससे पहले जमींदारी थी, उससे पहले जो यहाँ के जमींदार ऑब्लिग, मतलब जमींदार तो ब्रिटिशर्स ने बनाए। तो आप मान लीजिए कि दक्कन में, मतलब मिडीवल एज में, कि भाई एक तरीके से उन्होंने ये वक्फ के लिए दी थी, ऐसे कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिले हैं। और वक्फ का जो कानून है, इस्लामिक लॉ कहता है कि एक बार संपत्ति वक्फ है तो इनएलिनेबल है, तो इस वजह से वक्फ का डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये इशू यहाँ पर आ गए हैं। तो मतलब सीधी अगर बात कही जाए, ऐसा है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है उसके पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं, कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशन है जो उसको लगता है जिसकी वजह से आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वो डिक्लेयर कर सकता है दिस इज वक्फ प्रॉपर्टी। और ऐसे में अगर आप उसको मतलब उसके खिलाफ आप केस करना चाहते हैं तो आपको यहां पे दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ये रहा वक्फ ट्राइब्यूनल के पास आपको जाना पड़ेगा, जो वक्फ की ट्राइब्यूनल है। अब आप में से कई लोगों को टेंशन हो गई, यार ये क्या बात हुई, क्योंकि एक और ही बात यहां पर कहा गया है कि यहां पर कानून में एक लूपहोल है वक्फ एक्ट 1995 में, कि अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया तो यहां पर मैंडेटरी ये लिखा जाना था कि उस पर्सन को आप कम्युनिकेट करो कि दिस प्रॉपर्टी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी। लेकिन वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन कितनी जगह हो नहीं रही। काफी बाद में जाके पता लगता है अरे यार ये तो सर्वे कराया था स्टेट गवर्नमेंट ने उस सर्वे में आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी दिखाया है। फिर आपको जब पता लगता है अच्छा ये सर्वे डिक्लेयर हुआ है, इसमें आपकी प्रॉपर्टी मेंशन है, फिर आप उसके खिलाफ केस करते हो, और केस भी कहां करते हो? वक्फ ट्राइब्यूनल में। अब फिर मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार वक्फ ट्राइब्यूनल में तो कौन बैठे हैं, वही इस्लामिक स्कॉलर बैठे होंगे, है ना, जबकि ऐसा नहीं है। वक्फ ट्राइब्यूनल में 3 लोग बैठे हैं। एक है जो स्टेट की जुडिशियल सर्विस का एक ऑफिसर है, यानी कि जज हो गए, जैसे स्टेट पीसीएस जे का एग्जाम होता है ना, वो तो वो हो गए जैसे नॉट रैंक बिलो डिस्ट्रिक्ट सेशन सिविल जज। दूसरे स्टेट पीसीएस जैसे स्टेट सिविल सर्विस, यानी कि स्टेट पीसीएस होता है ना, प्रोविंशियल सिविल सर्विस का एग्जाम, तो उनके एक अधिकारी हो गए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कम से कम रैंक के होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रैंक का कोई एक अधिकारी इस ट्राइब्यूनल में बैठा होना चाहिए, क्योंकि हर एक उस रैंक के अधिकारी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थोड़ा ना बना दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट थोड़ा ना मिल जाती है। और तीसरा देखिए, ये है कोई इस्लामिक स्कॉलर, तो यानी कि इनमें से 1% है इस्लामिक स्कॉलर, बाकी 2 कौन है? ये जज साहब हैं, ये आपके ऑफिसर हैं,
और ये आपके हो गए इस्लामिक स्कॉलर, राइट। तो 3 मेंबर हैं, राइट। लेकिन फिर भी कहा गया ये तो फिर भी इनके पास पावर तो बहुत ज्यादा है, यही डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है इनके किसी बेसिस पर, जो वक्फ बोर्ड है। फिर ये फैसला ट्राइब्यूनल के पास आ रहा है। नाउ अब ये डिस्क्रिपेंसी जो हुई है पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में, इसमें क्या क्या पॉइंट जुड़े हुए हैं ये देखिए। एक तो वक्फ के पास बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एंड सोशल पावर बन गए। इकोनॉमिक पावर क्यों? क्योंकि इतनी संपत्तियों को जब डिक्लेयर करने लग गए कि ये संपत्ति वक्फ की है, ये संपत्ति वक्फ की है, तो जाहिर सी बात है टोटल जो प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद वक्फ है वो बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। एक आंकड़े के हिसाब से 10 सालों में जो जंप आया है वो करीब 30% के आसपास का। तो मतलब 10 सालों में 30% के आसपास का जंप, मतलब ये बहुत बड़ा जंप है। तो इतने ज्यादा डोनेशंस आ रहे थे या इतने ज्यादा डिस्प्यूट्स के थ्रू वक्फ डिक्लेरेशंस हो रहे थे, तो ये एक मेजर कंटेंशन का इशू है जिसकी वजह से कुछ रिफॉर्म्स की बातें चल रही हैं इस समय पर। इकोनॉमिक वैल्यू तो है ही इस प्रॉपर्टी की, ये बता दिया आपको 54 वाला, ठीक है। ये सिख गुरुद्वारा वाला पॉइंट आपको बता दिया। तो वक्फ कैसे डिक्लेयर करता है? जो उसको लगता है थिंक कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो वो डिक्लेयर होता है कि यार ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। एंड प्रूफ, मतलब प्रूफ किसको करना है? बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है जिसकी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया गया वक्फ प्रॉपर्टी, राइट। अब ये मैंने किस्सा जो आपको बताया था अभी कि यहां पर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये जो विलेज है इसकी संपत्ति, ये 6 विलेज बेसिकली डिक्लेयर कर दिए कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसमें से कि एक टेंपल भी का भी इशूज में आ रहा है कि 1500 साल पुराना टेंपल है। तो फिर ये एक रिलीजियस कम्युनल एटमॉस्फेयर बन गया है कि वक्फ की इस ये जो पावर है वक्फ की, क्या ये ऐसे यूज होने देनी चाहिए या इसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन शुड बी डन, देन ओनली डिक्लेरेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी बाय वक्फ बोर्ड शुड बी एप्लीकेबल। बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसे जो अभी डिक्लेयर करने की पावर वक्फ बोर्ड को दे रखी है, क्या इसमें एक बीच में एक चेक लगाया जाना चाहिए कि भाई पहले वेरीफाई करो। बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरे पे नहीं होगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा आप किस बेसिस पे वक्फ की प्रॉपर्टी बता रहे हो। तो एक चेक वेरिफिकेशन यहां पर बीच में होना चाहिए, ये बात सरकार कह रही है इस समय इस बिल में, जिससे कि ये आगे ये इश्यूज ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली आप खुद ही बताइए, अगर आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, एंड दे हैव सर्टेन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बिहाइंड दैट, तो क्या हर किसी के पास इतना पैसा है कि वो अब उसके खिलाफ केस लड़ेगा वक्फ ट्राइब्यूनल में जाकर? और वक्फ ट्राइब्यूनल का जो फैसला है वो बाइंडिंग है। अब उसके खिलाफ अगर आपको अपील करनी है वो SLP रूट, तो दैट इज क्वाइट टफ। हर किसी के पास ना वो पैसा ना वो रिसोर्सेज हैं कि वो अब उसके खिलाफ केस आगे बढ़ाएं। तो ये एक पेन पॉइंट है जो गवर्नमेंट का कहना है कि हमें इसको करना है। ये देखिए सेक्शन 40 जो बता रहा था, प्रूफ किस बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? उस पे है जो ओनर था उस लैंड का। अब कुछ पॉजिटिव पे बात कर लेते हैं, ये तो आपको इशू समझ में आ गया। पॉजिटिव ये है कि देखो वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए कितनी सारी जगह पर होता है। जैसे कितने सारे हॉस्पिटल्स, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड ने वो उन सामाजिक कार्यों के लिए दिए हैं। तो ये तो भाई पॉजिटिव है, सोसाइटल नीड्स प्लस जो लोगों का कंट्रीब्यूशन वक्फ में हो और इससे फिर सामाजिक यू कैन से समाधान निकले, दैट्स अ गुड वे। कहने का मतलब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा यहां पर। शेरशाह सूरी के किस्से की बात की जाती है। शेरशाह सूरी के पास कुछ गांव के लोग पहुंचे, कहा कि हमें मस्जिद बनाने के लिए आप मस्जिद बनाने में सहायता करिए, यहां पर मस्जिद बनवाइए। तो शेरशाह सूरी ने कहा कि देखो भाई, शेरशाह सूरी तो उसने कहा कि देखो लैंड तो मैं अलॉट कर देता हूं, लेकिन आप मस्जिद खुद बनाइए, वक्फ के थ्रू बनाइए। तो एक तरीके से कितने सारे समाधान, चाहे ये रिलीजियस पर्पस था या फिर अदर पर्पस हो, वी कैन नॉट लुक अप टू गवर्नमेंट फॉर ईच एंड एवरी नीड। So many solutions can be found when we cooperate. तो वक्फ as a you can say structure, as a tool can also be used for community centric solutions for the community centric needs, right? तो इस context में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, होता भी है। अब रिफॉर्म्स क्यों चाहिए? जैसे अब एग्जांपल ले लीजिए कुवैत का, सिंगापुर का, सऊदी अरब का, इन जितने मैंने एग्जांपल लिए, तो कहीं पर भी उनके यहां पर कोई एक बोर्ड के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो पूरी प्रॉपर्टीज को भी खुद मैनेज कर रहा है, उसमें अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा गैप हो और वो डिक्लेयर कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, फिर आप उसी के पास आ रहे हो कि नहीं ये प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है। तो इतनी ज्यादा पावर किसी के यहां पर नहीं है। सऊदी अरब, कुवैत, ये देख लीजिए। तो
हम ये कह सकते हैं कि कितनी जगह पर हमें ये भी दिखता है मुस्लिम कंट्रीज में कि फॉर एग्जांपल नदर्न अफ्रीकन कंट्रीज, इवन जिनको हम मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज कहते हैं, मेना कंट्रीज में भी, वहां पर भी लोकल कंडीशंस को सूट करते हुए उन्होंने भी वक्फ के सिस्टम को मॉड्यूलेट किया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड फास्ट एक ही मापदंड है जिसके थ्रू वक्फ की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल सभी देशों में किया जा रहा हो। इवन इस्लामिक नेशंस में भी वेरिएशंस हैं जो उन्होंने अपनी सोसाइटल नीड्स के हिसाब से की हैं। तो सच वेरिएशंस कैन बी इन केस ऑफ इंडिया एज वेल। ये यहां पर एक जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। अच्छा, एक मुद्दा यहां पर है कैश का। कहा जा रहा है कि अगर कैश डोनेशंस को भी वक्फ एक्ट में इंक्लूड कर लिया जाए तो ऐसे में शायद ज्यादा लोग अपना डोनेशन वक्फ को दे पाएंगे और उसको फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कर दी जाए, प्लस यूसेज ऑफ दैट फंड उसमें भी कुछ पॉलिसी लेवल चेंजेस होने चाहिए जिससे कि उसका यूज अदर जगह भी हो सके, मतलब अदर तरीके से हो सके, हो चैरिटेबल पर्पस के लिए, ऑब्वियसली रिलीजियस पर्पस के लिए। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि यहां पर टर्की ने किया। टर्की ने कहा कि भाई कैश भी इन्वाइटेड है, अगर, क्योंकि हर किसी के पास प्रॉपर्टी है क्या भाई देने के लिए। जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, वो हर कोई प्रॉपर्टी थोड़ा ना दे सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है कि चलो यार धर्म के काम में मैं छोटा सा ये अमाउंट दे सकता हूं, लेकिन उससे एक बड़ा अमाउंट बन सकता है और उस बड़े अमाउंट से आप शरीयत प्रिंसिपल्स के बेसिस पे लोन दे सकते हो, जैसे कि टर्की ने इस सिस्टम का इस्तेमाल किया अपने शरिया लॉ में अमेंडमेंट करके। तो मतलब शरीयत लोन समझते हैं ना आप, यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन, भाई सबसे बड़ी टेंशन लोन में क्या है यार, इंटरेस्ट देना है मुझे, लेकिन अगर मुस्लिम पॉपुलेशन को ही मिले, मुस्लिम पॉपुलेशन को इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाए उनके काम करने के लिए, तो ऐसे में मुस्लिम पॉपुलेशन का जो स्वरोजगार है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो व्हाई वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ ऑन दिस लाइन? क्यों केवल हम एक स्टेटस कोइस्ट अप्रोच रखते हैं कि नहीं भाई साहब जिसमें बदलाव हो रहा है उसमें बस खतरा ही है? अरे बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं। मैंने कहा था ना वीडियो की शुरुआत में, डर और नुकसान कई बार इस कारण होता है क्योंकि हमें पूरी जानकारी नहीं होती है। तो हमें एग्जांपल्स देखने चाहिए, टर्की में क्या चल रहा है, कुवैत में क्या चल रहा है, मलेशिया में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, एंड हाउ दे आर मैनेजिंग इट। इससे क्या होगा, अगर कैश आ गया तो वाइडर पूल हो जाएगा, कैश वायबल है सबको देना, टर्की ने इसका इस्तेमाल किया है, तो ऐसा हम भी कर सकते हैं। प्लस इतना बड़ा लैंड का पार्सल तो ऐसा है हमारे देश में वक्फ प्रॉपर्टीज का जिसका यूज नहीं हो रहा, और जिस एसेट का यूज नहीं होता, तो मुझे बताइए क्या वो पैगंबर मोहम्मद का जो डायरेक्शन था कि भाई वक्फ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों में होना चाहिए, डेस्टिट्यूट्स के लिए होना चाहिए, क्या वो हो पा रहा है? फिर नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में हमें वक्फ के जो प्रोसेस हैं उसमें कुछ स्ट्रीमलाइनिंग ऐसी करनी पड़ेगी जिससे कि सही में उसका बेटर इस्तेमाल हो सके। और जो करप्शन है थर्ड पार्टीज के साथ इन्वॉल्व करके जो वक्फ की जमीनों का टाइटल चेंज करने का जो सिस्टम चल रहा है उससे भी बचा जा सकेगा, तो ये तो और अच्छा काम हो सकता है। अब कुछ मॉडल्स देखिए, जैसे कि ये मॉडल है, इन्होंने सिंगापुर में क्या करा कि वक्फ के साथ पार्टनरशिप करी, और पार्टनरशिप करके एक लैंड के पार्ट में इन्होंने कुछ अपार्टमेंट्स, सर्विस अपार्टमेंट्स टाइप बना दिए। तो उससे क्या करा कि इससे जो रेंट आएगा उस रेंट से मस्जिद का भी अपकीपिंग होगी, प्लस अदर जो सामाजिक कार्य हैं उसमें इसका पैसा लग जाएगा। ऐसा ही मॉडल मलेशिया में किया गया। तो इन्होंने क्या करा, एक प्रॉपर्टी बिल्डर हो गए, वक्फ हो गया, मिलकर इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, उन प्रोजेक्ट से जो रेंट से इनकम आती है उस इनकम से अब ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो रेदर देन कि वो लैंड ऐसे का ऐसा ही रखा है, फिर उस पर कोई एनक्रोचमेंट कर लेगा, फिर उसका केस चलता रहेगा, इससे अच्छा है कि ऐसे मॉडल्स पर मतलब इस वक्फ के लैंड का इस्तेमाल हो, और मुस्लिम लोगों के लिए या फिर जो अदर सेक्शंस में भी अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल हो, तब जाकर वक्फ का जो सही मायना है वो काम आ पाएगा। अब सरकार क्या करने वाली है भाई, वो तो एक्ट के बाद पता लगेगा, जैसे एक्ट फाइनलाइज हो जाएगा। अभी जो कुछ मोटी मोटी चीजें पता लग रही हैं वो ये पता लग रही हैं कि वक्फ अब जो अभी मैंडेटरी ऐसे ही वो डिक्लेरेशन कर देता है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ऐसा ना हो करके यहां पर वेरिफिकेशन हो, मैंडेटरी वेरिफिकेशन हो। अब इसी पर ये कह रहे हैं कि भाई ये तो वक्फ को खत्म करने वाली बात है, कमजोर करने वाली बात है। देखिए कई जगह अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इससे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो इससे तो बेटर है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या बायसनेस दिखाता है भाई? वेरिफिकेशन का तो मतलब ये है कि भाई जो तुम कह रहे हो कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो इसको चेक कर लो, जिससे कम से कम कम्युनल एटमॉस्फेयर ना हो, जिससे कोई जो मिडिल क्लास आदमी है या मिडिल क्लास आदमी की जो जमीन है वो कहाँ वो सिविल सूट लड़ता हुआ फिरेगा। तो ये तो एक अच्छा कदम है। ऐसे ही ये कह रहे हैं चेंजेस करो सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, जिससे ऑल्टर करो इनकी कंपोजिशन और फंक्शनिंग, जिसमें कि मतलब अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इससे इंश्योर हो पाएगी। इसकी जो डिटेल है जब वक्फ एक्ट बन जाएगा तब पता लगेंगी। जो वेरिफिकेशन और डिस्प्यूट चल रहे हैं, मतलब एक तो है कि जो डिक्लेयर हो उससे पहले वेरिफिकेशन हो, प्लस जो डिस्प्यूट अभी चल रहे हैं उनका भी फ्रेश वेरिफिकेशन होना जरूरी है, जिससे कि कितनी सारी संपत्तियों का जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो सके फास्ट तरीके से।
तो ये भी एक वेलकम। और साथ में विमेन का पार्टिसिपेशन, विमेन का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वक्फ के बोर्ड्स में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। एक तो ये कदम है। दूसरा, जितनी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको आपको पंजीकृत कराना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी नो हाउ रखेगा विच प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी, जिससे कि अगर उसके बियॉन्ड कोई क्लेम किया जा रहा है या फिर वक्फ की प्रॉपर्टी पर कोई एनक्रोचमेंट कर रहा है, किसी मिसयूज कर रहा है, किसी दूसरे काम के लिए यूज करना चाह रहे हैं कुछ लोग मिलकर, तो उसको भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बचा सके उस प्रॉपर्टी को। तो भाई ये भी अच्छा है, वक्फ की प्रॉपर्टी का मिसयूज बचेगा। अब ऐसा नहीं कि ये कदम अभी कोई सरकार के दिमाग में आए हैं, इससे पहले फेमस सच्चर कमेटी रिपोर्ट तो अकेली और सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो माइनॉरिटीज स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के जो हालात हैं उस पर नजर, मतलब यू कैन से सबसे क्लियर कट किसी ने अगर बात कही कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर अमंग द मोस्ट पुअर सेक्शन मुस्लिम्स हैं इंडिया में, एजुकेशन आउटकम, जॉब एटसेट्रा। तो इतनी बड़ी संपत्ति वक्फ की और इसके बाद भी ये हालात मुस्लिम पॉपुलेशन के एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, तो आपको नहीं लगता कि सही में अगर जो ऐसे मॉडल्स हैं, मलेशिया वाला मॉडल है, टर्की वाला मॉडल है, इन मॉडल्स का इस्तेमाल करें तो सही में मुस्लिम पॉपुलेशन का भी उद्धार हो सकता है? तो यही बात इन्होंने कि ए के रहमान खान, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन से बात हुई थी। तो ये आज की बात नहीं है। प्लस इनका कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए टू रेगुलेट वक्फ बोर्ड इफ देर आर सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज और मिसयूज ऑफ देयर पावर। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स, कम्युनल एटमॉस्फेयर ना हो जाए, कहीं राज्य सरकार पे आरोप ना लग जाए कि ये वक्फ बोर्ड को नीचा दिखा रहे हैं, तो इस वजह से ये हो नहीं पाता। तो इस वजह से फिर वो मिसयूज होता है। देयर शुड बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल द डेटा ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। तो ये भी मतलब होना ही चाहिए, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए डेटा का। अब ये बिल अभी क्यों इंट्रोड्यूस हो रहा है? तो क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग है बहुत टाइम से। अभी बात ये चल रही है कि ऑलरेडी जो डिस्प्यूट्स पेंडिंग है, कम्युनल एटमॉस्फेयर है, मिसयूज, अकाउंटेबिलिटी प्लस अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज फॉर मुस्लिम पॉपुलेशन, चैरिटेबल पर्पस, रिलीजियस पर्पस, तो वो हो पाएगा इस वजह से। और ऐसा भी नहीं है कि केवल मतलब ये जो कदम है ये केवल सरकार की तरफ से आ रहा है। कंसिस्टेंटली शिया कम्युनिटी, बोहराज एंड अदर कम्युनिटीज हैव कंसिस्टेंटली डिमांडेड कि भाई ऑलरेडी कई सारे मुस्लिम देशों में इसको लेकर रिफॉर्म्स हुए हैं, तो व्हाई नॉट इन इंडिया? तो दैट इज देयर डिमांड। इंपैक्ट क्या होगा इस पर? तो एक तो वो आर्बिट्री वेरिफिकेशन वाले पॉइंट मैंने बता दिया, विमेन का पार्टिसिपेशन। तो कंक्लूजन के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? क्या वक्फ का अंत होने वाला है? क्या वक्फ का वक्त खत्म होने वाला है? ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हो रहे, राइट? क्योंकि उसका रिलीजियस पर्पस है, उसका यू कैन से लीगल पर्पस भी है, राइट? एक स्टैंडर्डाइज्ड वे है जो आपका मिडीवल टाइम, मॉडर्न टाइम से चलता आया है। तो इस टूल का तो इस्तेमाल होना चाहिए, बेटर इस्तेमाल होना चाहिए। अगर इसके थ्रू आप बेटर सॉल्यूशंस ला सकते हैं, गवर्नमेंट के बजट के अलावा भी आपके पास एक सोर्स ऑफ फंड हो सकता है, दैट्स अ पोटेंशियल, यानी कि वहां तो अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। तो एक तरीके से यहां पर कोई हटाया नहीं जा रहा, लेकिन हाँ इसमें रिफॉर्म्स आने जरूरी हैं। ट्राइब्यूनल के पास जो ज्यादा पावर है उनको भी चेक करना जरूरी है, राइट?